जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टुडे रोजगार के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर साथियों, सेमेस्टर थर्ड के तमाम साथियों के लिए भारत का इतिहास की जो क्लासेज रेगुलर आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रही है। इसी कड़ी के अंदर ये आज की 9वीं क्लास रहने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपके लघुतरात्मक जितने भी जो क्वेश्चन है उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। जितने भी क्वेश्चन रहे हैं बाकी बचे हुए उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। परिवर्तित पाठ्यक्रम के अनुसार ये क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इन क्लासेज का फायदा उठाइएगा, अपने दोस्तों को इन क्लासेज को साझा जरूर करिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपके पास से नोट्स नहीं है तो हमारे यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं 9602977341 पर आपको मैसेज करना है, आपको नोट्स से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। केवल थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए ही ये सूचना रहने वाली है। अभी हमारे पास उपलब्ध सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो हिंदी साहित्य के नोट्स मिल जाएंगे, भारत का इतिहास के और प्राथमिक कंप्यूटर अनुप्रयोग यानी एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन के नोट्स हमारे पास मिल जाएंगे। अनुसंधान पद्धति शास्त्र का जो है पेपर हो चुका है, जिसके अंदर हमारे जो है 90% जो प्रश्न आए हैं वो जो हमारे द्वारा बनाई गई पीडीएफ के अंदर से ही आए हैं, जिसका प्रूफ का वीडियो भी जो है हमने बना दिया है, जो कि इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और इस वीडियो का उस वीडियो का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल है टुडे रोजगार के नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। समय समय पर वहाँ पर भी अपडेट दी जाती है और व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने जो है क्वेश्चन संख्या जो है 40 तक कवर कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर क्वेश्चन संख्या 41 से हम स्टार्ट करेंगे और बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को कवर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41 है कि फिरोज तुगलक ने कौन से सार्वजनिक जो कार्य है वो किए थे। तो फिरोज तुगलक थे जिनका कार्यकाल की बात करें तो 1351 से लेकर के 1388 तक इनका जो है कार्यकाल रहा था। और इसी कार्यकाल के अंतर्गत इनके द्वारा जो है अनेक सार्वजनिक कार्य इनके द्वारा है वो किए गए थे। कौन कौन से थे? तो अपने शासनकाल के अंदर इन्होंने जो है कई सार्वजनिक जो कार्य थे वो किए थे, जिनके अंदर बात करें जो उनके शासन को जो है स्थिरता और कल्याण की जो है दिशा के अंदर ले गए थे। यानी जो भी सार्वजनिक कार्य करेगा उसका जो शासन है वो स्थिर रहेगा और कल्याण की तो बात ही अलग है, क्योंकि कल्याण तो निश्चित रूप से होगा यदि उसके शासनकाल के अंदर सार्वजनिक कार्य के अंदर सबसे ज़्यादा योगदान दिया गया है। उन्होंने प्रशासन को जो है मजबूत करने, आर्थिक सुधार लाने और सामाजिक कल्याण के लिए कई योजनाएं इनके द्वारा क्या की गई, बनाई गई थी। फिरोज ने क्या किया, सबसे पहले जो है जल स्रोतों का निर्माण करवाया, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण जो है कार्य था। उस समय जो है जल का क्या था, जल का संकट छाया हुआ था, इसलिए जल स्रोतों का निर्माण सबसे पहले करवाना जरूरी था। इसलिए उन्होंने जल स्रोतों का निर्माण करवाया और बचे हुए जो खंडर जो जल के स्रोत थे उनको भी क्या किया गया, पुनरुद्धार उनका भी किया गया और उन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कई तालाबों का निर्माण भी करवाया, कुओं का भी और नहरों का भी इनके द्वारा क्या किया गया, निर्माण कार्य करवाया गया, जिससे क्या हुआ, कृषि को भी बढ़ावा मिला। और उनके शासन में जो है शासन काल में फिरोजशाही तालाब की भी स्थापना की गई, जो न केवल जल संरक्षण का कार्य करती थी बल्कि कृषि भूमि को भी उपजाऊ बनाती थी। उन्होंने जो है कृषि सुधार पर भी ध्यान दिया था। और फिरोज ने जो है किसानों के लिए करों में जो है कटौती की थी और उन्होंने जो है ऋण सुविधा भी इनके द्वारा क्या की गई, उपलब्ध करवाई थी। इससे क्या हुआ कि कृषि उत्पादन में क्या हुआ कि वृद्धि हुई, यानी इनको ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई तो कृषि के अंदर जो है वृद्धि हुई। और जो कर इनके थे उन पर उनमें भी क्या की गई, इनके द्वारा छूट प्रदान की गई और किसानों की आर्थिक स्थिति के अंदर इसीलिए क्या हुआ, सुधार देखने को मिला था। और फिरोज ने जो है समाज में शिक्षा के प्रसार में भी जोर दिया था और उन्होंने कई मदरसों और स्कूलों की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, और जिनमें धार्मिक और सामान्य दोनों प्रकार की यहाँ पर शिक्षा का क्या था, यहाँ पर प्रावधान था। इसके अलावा बात करें तो उन्होंने कई पुस्तकालयों की भी स्थापना की, जिससे विद्या का क्या हुआ, प्रसार हुआ। उन्होंने जो है सार्वजनिक के स्वास्थ्य के लिए कदम उठाए और फिरोज ने अस्पतालों की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अस्पतालों की स्थापना की और चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास इनके द्वारा किए गए। उन्होंने जो है अपनी प्रशासनिक नीतियों के तहत सार्वजनिक व्यवस्था को मजबूत किया और जिससे लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हुआ। फिरोज तुगलक की हम बात करें तो उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से जो है एक ऐसा शासन स्थापित किया था जो लोगों की भलाई के लिए समर्पित था और उनके द्वारा किए गए सुधारों और कार्यों ने भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालीन प्रभाव इनके द्वारा
डाला गया था, तो जिससे उनकी जो है गिनती प्रभावशाली सुल्तानों के अंदर भी की जाती है। इस प्रकार से क्वेश्चन संख्या 41 इस प्रकार से आपको लिखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन संख्या 42 की। क्वेश्चन संख्या 42 है कि तैमूर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो यानी भारत पर तैमूर का आक्रमण हुआ था, उसका क्या प्रभाव पड़ा था। जब दिल्ली पर तैमूरों के द्वारा आक्रमणकारी किया गया था और दिल्ली को तहस नहस कर दिया गया था, तो उसका भारत पर क्या प्रभाव देखने को मिला था। तो चलिए जानते हैं। तो तैमूर का जो आक्रमण हुआ था वो 1398 ईस्वी के अंदर हुआ था और भारतीय इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में है वो देखा जाता है। तैमूर ने अपने आक्रमण के दौरान क्या किया था, भारत में बहुत तबाही यहाँ पर मचाई थी और इसके दीर्घकालीन जो प्रभाव देखने को मिले थे वो क्या थे यहाँ पर देखते हैं। तो तैमूर का जब आक्रमण हुआ वो मुख्य रूप से दिल्ली पर केंद्रित था और जहाँ उसने क्या किया था, अपने सैन्य बल के साथ जो है अत्यधिक विनाशकारी यहाँ पर विनाश किया था। उसने क्या किया, न केवल बौद्धिक धरोहर को नष्ट किया बल्कि यहाँ पर सैकड़ों लोगों की भी हत्या की और कई महिलाओं और बच्चों को यहाँ पर गुलाम बनाया था। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि दिल्ली का जो राजनीतिक और आपके सामाजिक जो ढांचा था वो काफ़ी कमजोर हो गया था और आक्रमण ने जो है भारत की राजनीतिक परिदृश्य को ही बदल दिया, क्योंकि तैमूर के आक्रमण के बाद क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत की स्थिति इतनी कमजोर हो गई थी कि जिससे स्थानीय सामंतों और राजपूतों के बीच शक्ति संतुलन बदल चुका था। और इस समय के दौरान क्या हुआ कि नए साम्राज्य और राज्यों का क्या हो चुका था, उदय हो चुका था, जो बाद में जो है भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे थे। यानी अलग अलग छोटे छोटे राज्यों का क्या हो चुका था, उदय हो चुका था। इससे महान जो भीषण आक्रमण हुआ था उसके बाद बात करते हैं तैमूर। तैमूर के आक्रमण ने जो है व्यापार पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला और व्यापार मार्गों में असुरक्षा के कारण व्यापार ठप हो गया और इससे क्या हुआ, आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा और इसके साथ ही लोगों में भय और अशांति का माहौल पैदा हुआ, जिससे सामाजिक जीवन को प्रभावित किया। जिसने क्या किया, सामाजिक जीवन को भी प्रभावित किया। हालांकि बात करें तो तैमूर के आक्रमण के जो है आपके तैमूर का जो आक्रमण था, तैमूर के आक्रमण के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिले थे। इस आक्रमण ने जो है भारतीय साम्राज्य की विदेशी आक्रमणों के खिलाफ जो है सजग किया और एक नई सैन्य रणनीति और संगठन की आवश्यकता को है वो क्या किया, महसूस कराया। इसके अलावा तैमूर के आक्रमण की घटनाओं ने भारतीय संस्कृति कला पर भी असर डाला। इस समय के बाद कई नई सांस्कृतिक तत्व शैलियाँ भारतीय कला में शामिल हुई, जो भविष्य में विभिन्न साम्राज्यों के उदय में क्या हुई, सहायक बनी। इस प्रकार से देखा जाए तो तैमूर आक्रमण ने जो है भारत में न केवल विनाशकारी प्रभाव डाला था बल्कि ये एक नए युग की भी इनके द्वारा क्या किया गया, नए युग का संकेत भी था, जिसमें राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव देखने को मिले थे। बात करते हैं प्रश्न संख्या 43 की। प्रश्न संख्या 43 है कि सिकंदर लोदी के शासन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण नीतियां लागू की गई थी। तो सिकंदर लोदी की बात करें हैं तो 1489 से 1517 तक इनका शासनकाल रहा और अपने इस शासनकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण नीतियां इनके द्वारा लागू की गई थी, जो उनके समय में प्रशासनिक, आर्थिक और आपके सामाजिक संरचना को मजबूत करने में क्या रही, सहायक रही। बात करते हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। तो एक प्रमुख नीति की हम बात कर लेते हैं, जो थी अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली। अस्थायी भूमि राजस्व प्रणाली क्या थी कि सिकंदर लोदी ने कृषि भूमि पर एक अस्थायी कर प्रणाली क्या कर दी थी, लागू कर दी थी, जिससे किसानों को कर की स्पष्टता और स्थिरता मिली। इससे क्या हुआ कि कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई और प्रशासन को नियमित आय भी मिली। सिकंदर लोदी ने स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने के लिए जिलाधीश की भी नियुक्ति की थी। इस प्रणाली के तहत उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को अधिक अधिकार दिए, जिससे स्थानीय प्रशासन में दक्षता देखने को मिली थी। इससे क्या हुआ कि प्रशासन को सशक्त बनाया और न्याय वितरण में भी क्या हुआ, सुधार हुआ। उन्होंने जो है दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में भी विकास के कार्य किए। सिकंदर ने नए आपके शहरों की स्थापना की, जैसे कि सिकंदराबाद, और व्यापार को बढ़ाने के लिए जो है इन्होंने सड़कें और आपके जो है आपके बाजार है वो बनाए थे। इससे जो है व्यापारिक गतिविधियों के अंदर वृद्धि हुई। दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। सिकंदर लोदी ने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संवाद को क्या किया, प्रोत्साहित किया और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग भी इनके द्वारा लिया गया था। और इसने जो है सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा दिया और विभिन्न समुदायों के बीच सामंजस्य भी स्थापित
किया था। और सिकंदर लोदी के शासनकाल की हम बात करें तो कला और जो संस्कृति थी उसको भी बढ़ावा मिला। उन्होंने कई वास्तुशिल्प कार्य भी इनके द्वारा किए गए और जो उस समय की कला और संस्कृति को दर्शाते हैं। अंततः क्या होता है कि सिकंदर लोदी ने जो है अपने शासन काल में कई सुधार कार्य किए और नीतियां लागू की थी जो भारतीय प्रशासनिक और सामाजिक संरचना को मजबूत करने में सहायक रही। उनके कार्यों ने दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत आधार भी इनके द्वारा क्या किया गया, प्रदान किया गया, जिसने आगे चल करके मुगल साम्राज्य के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 44 की कि विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति का क्या महत्व था। तो विजयनगर जो साम्राज्य था जो कि 1336 से 1346 तक रहा, इसकी बात करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरा ये जो विजयनगर साम्राज्य, और इस साम्राज्य ने न केवल आर्थिक और राजनीतिक शक्ति प्राप्त की बल्कि अपनी जो है समृद्ध संस्कृति के लिए भी ये जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति का जो महत्व है वो कई पहलुओं में देखा जा सकता है। सबसे पहले बात करें तो उन्होंने वास्तुकला और स्थापत्य कला के अंदर महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो साम्राज्य के अंतर्गत बात करें तो निर्मित हेमाशी और वीरा भद्रेश्वर और तुंगभद्र मंदिर जैसे मंदिरों का जो है अद्वितीय वास्तुकला के उदाहरण के रूप में इनको जाना जाता है। इन मंदिरों में दर्शाए गए जटिल नक्काशी और मूर्तियां जो है भारतीय स्थापत्य कला की क्या है, स्थापत्य कला की ऊंचाई को दर्शाते हैं। बात करते हैं संस्कृति के क्षेत्र के अंदर। तो संस्कृति के क्षेत्र के अंदर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य ने साहित्य संगीत को भी प्रोत्साहित किया और कई कन्नड़, तेलुगु और जो है संस्कृत लेखकों ने इस साम्राज्य के संरक्षण में काव्य, नाटक और अन्य साहित्यिक कार्यों की रचना की। भास्कर राया और आपके अच्युत राया और अन्य शासकों ने जो है कला और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए विद्वानों को सम्मानित भी किया था। धार्मिक सहिष्णुता की हम बात करें तो धार्मिक सहिष्णुता की बात करें तो विजयनगर जो साम्राज्य था उसमें एक जो अन्य विशेषता ये थी कि इस साम्राज्य में हिंदू और मुस्लिम दोनों क्या थे, दोनों के धर्मों के अनुयायियों को यहाँ पर जो है मनाने का यहाँ पर अधिकार था और एक साथ रहने और धर्म का पालन करने की अनुमति यहाँ पर थी। इससे क्या हुआ कि विभिन्न धर्मों, धार्मिक परंपराओं के बीच संवाद और समन्वय यहाँ पर बढ़ा। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर बात करें तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विजयनगर साम्राज्य ने व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया। विभिन्न वस्त्र, मसाले और अन्य उत्पादों के व्यापार ने न केवल स्थानीय बाजार को सख्त किया बल्कि विदेशी व्यापार को भी यहाँ पर बढ़ावा मिला। संक्षिप्त के अंदर हम कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की संस्कृति ने भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इसकी वास्तुकला, साहित्य, धार्मिक सहिष्णुता और आर्थिक गतिविधियां न केवल उस समय की पहचान थी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी। बात करते हैं प्रश्न संख्या 45 की। तो प्रश्न संख्या 45 है कि बहमनी साम्राज्य का प्रभाव किस क्षेत्र के अंदर अधिक था। बहमनी साम्राज्य की बात करें जो कि 1347 से 1527 तक रहा। दक्षिण भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसका जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से कर्नाटक के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना के अंदर और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में अधिक देखने को मिला था। बहमनी साम्राज्य का सबसे बड़ा योगदान राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक सुधारों में था। साम्राज्य ने जो है स्थानीय रियासतों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित किया और क्षेत्र में शांति बनाए रखी। इसके शासन में कई क्षेत्रीय सामंतों को उनके अधिकार दिए गए जिससे स्थानीय प्रशासन को सशक्त किया गया। साम्राज्य ने जो है व्यापार को बढ़ावा दिया। बहमनी साम्राज्य के दौरान कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कई बाजारों और वाणिज्य के केंद्रों की स्थापना हुई। बहमनी साम्राज्य ने समुद्री व्यापार को बढ़ावा दिया जिससे गोवा और आपके जो है अन्य तटीय क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ी। बहमनी साम्राज्य की संस्कृति में कला और स्थापत्य का भी महत्वपूर्ण योगदान था। साम्राज्य ने कई भव्य मस्जिदों, किलों और अन्य वास्तुकला के नमूने बनाए जो उनकी समृद्धि सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। गोल गुंबद जो कि बीजापुर में स्थित है इसका एक प्रमुख उदाहरण है। धार्मिक सहिष्णुता भी बहमनी साम्राज्य की एक प्रमुख विशेषता थी। साम्राज्य ने विभिन्न धार्मिक परंपराओं के बीच संवाद को प्रोत्साहित किया और इससे क्या हुआ, सांस्कृतिक समृद्धि का आधार भी बनाया है। संक्षिप्त के अंदर क्या कहा गया है कि बहमनी साम्राज्य का प्रभाव
मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो ढांचे पर था, और इसके प्रशासनिक सुधार, व्यापारिक विकास और आपके जो है यहाँ पर सांस्कृतिक योगदान ने इस क्षेत्र को मजबूत किया और आने वाले समय में कई अन्य साम्राज्यों के लिए एक आधार स्थापित यहाँ पर किया गया था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 46 की, कि सल्तनत काल में कृषि उत्पादन की स्थिति कैसी थी। तो बात करते हैं सल्तनत काल की, जो कि 1206 से 1526 तक रहा। भारत में कृषि उत्पादन की जो स्थिति है सल्तनत काल के अंदर काफी विविधतापूर्ण और चुनौतीपूर्ण थी। इस काल में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी और इसके उत्पादन में विभिन्न कारकों का प्रभाव भी पड़ा था। इस अवधि में भूमि की जोतें बड़ी थी और अधिकांश किसान कृषि श्रमिक के रूप में काम करते थे। जागीरदारों और स्थानीय सामंतों द्वारा कर वसूली की व्यवस्था ने किसानों के जीवन को काफी प्रभावित किया और कृषि उत्पादन में मुख्य रूप से अनाज, दालें, तिलहन और कपास जैसी फसलों की खेती होती थी। लेकिन किसानों को अक्सर अत्यधिक करों का सामना करना पड़ता था और जिससे उनकी आय में कमी आती थी। और कृषि तकनीकों में जो है सुधार की कमी और आपके प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़ ने भी उत्पादन को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त भूमि का बंटवारा, अधिकारों की असुरक्षा ने किसानों को आर्थिक संकट में डाल दिया। हालांकि कुछ क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली थी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां जल प्रबंधन और सिंचाई के बेहतर उपाय किए गए थे। उदाहरण के लिए गंगा और यमुना के तराई क्षेत्र में कृषि उत्पादन में सुधार हुआ था। कुल मिलाकर के बात करें तो सल्तनत काल के अंदर कृषि उत्पादन की स्थिति अत्यधिक अस्थिर थी। किसान अत्यधिक करों के बोझ तले दबे थे, जबकि कृषि तकनीकों और आपके प्रबंधन में जो है सुधार की कमी से उत्पादन में जो है गिरावट आई और इस समय की आर्थिक समस्याएं भविष्य में भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डालती रही। बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 की, कि बाबर के शासनकाल के दौरान जो है भारत में कौन से परिवर्तन आए। तो बाबर के शासनकाल जो कि 1526 से 1500 आपके 30 के मध्य रहा और इस दौरान जो है भारत में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले, जो भारतीय इतिहास में एक नए जो है अध्याय की शुरुआत का संकेत देते हैं। बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी प्रशासनिक प्रणाली को स्थापित करने के लिए कई सुधार किए और उसने जो है एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी और जिसमें स्थानीय राजाओं और सामंतों को उनकी जिम्मेदारियों के तहत काम करने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा बाबर ने कृषि के क्षेत्र में भी सुधार करने का प्रयास किया और जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। और बाबर का सांस्कृतिक योगदान भी महत्वपूर्ण था। उसने भारतीय और तुर्की संस्कृति के मेल से एक नया सांस्कृतिक वातावरण तैयार किया और बाबर के दरबार में विभिन्न कला और साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला और उनकी जीवनी बाबरनामा आज भी उस समय की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थितियों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। और बाबर ने अपनी सेना में कई सुधार किए जिससे उनकी विजय को आसान बनाया गया और उसने तोप खाने का प्रयोग करते हुए युद्ध के तरीकों में परिवर्तन किया, जो कि भारतीय सैन्य रणनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। कुल मिलाकर के बाबर के शासन के दौरान भारत में प्रशासनिक, कृषि और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए और उसके प्रयासों ने भारतीय इतिहास में मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जो बाद में एक महान साम्राज्य में विकसित हुआ था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 48 की, कि हुमायूं की असफलताओं का असर उसकी संतान पर कैसे पड़ा। तो हुमायूं की जो असफलताएं केवल उसकी शासन पर ही नहीं बल्कि उसके संतान पर भी गहरा प्रभाव डालती थी। हुमायूं को जो है शेरशाह सूरी के खिलाफ कई बार युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप उसे भारत में निर्वासित होना पड़ा। और हुमायूं की असफलताओं ने जो है उसके बेटों विशेषकर अकबर पर जो है कई प्रकार से प्रभाव डाला। हुमायूं के असफल होने के कारण अकबर को युवा अवस्था में ही अपने पिता के साम्राज्य को पुनः स्थापित करने की चुनौती का सामना करना पड़ा और अकबर ने इस चुनौती को सफलतापूर्वक स्वीकार किया और उसने अपने पिता की जो असफलताएं थी असफलताओं से क्या लिया, सबक लिया। हुमायूं की असफलताओं ने अकबर को एक मजबूत और सक्षम नेता बनाने के लिए प्रेरित किया और अकबर ने प्रशासन में सुधार किए और अपने साम्राज्य को फिर से संगठित करने के लिए नई
रणनीति विकसित की। उसकी बहुसांस्कृतिक और धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों ने उसे जो है जनता का समर्थन प्राप्त करने में मदद की थी। हालांकि हुमायूं की सफलताएं उसके परिवार पर भी भारी पड़ी और उनके समय में परिवार में अनिश्चितता और असुरक्षा का माहौल बना रहा। हुमायूं के भाई जैसे कि आदम खां भी जो है सत्ता संघर्ष में शामिल हुए और जिससे परिवार में जो है आपसी संघर्ष है वो बढ़ा। कुल मिलाकर के जो है हुमायूं की असफलताओं ने उसकी संतान पर गहरा प्रभाव डाला। उसने अपने अनुभवों से सीख करके अकबर की जो है अकबर को एक सक्षम और सफल शासक बनाने में मदद की, जबकि परिवार में असुरक्षा और संघर्ष का वातावरण बना रहा। ये स्थिति बाद में मुगल साम्राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिक्रिया 49 की बात करते हैं कि शेरशाह के शासन में कर वसूली में क्या परिवर्तन हुए। तो शेरशाह सूरी जो 1540 से 1545 तक रहा, भारत में कर वसूली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जो भारतीय प्रशासन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुए। शेरशाह ने अपने शासनकाल के दौरान एक मजबूत और संगठित कर प्रणाली स्थापित की जिससे वह अपने साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में क्या रहा, सफल रहा। शेरशाह ने भूमि राजस्व प्रणाली में सुधार किया और उसने जो है भूमि की माप और फसल उत्पादन के आंकड़ों का सटीक रिकॉर्ड रखने की व्यवस्था की। इसके लिए उसने जो है बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया, जिसमें किसानों के साथ उनकी उपज के अनुसार जो है कर निर्धारण किया जाता था और इससे क्या हुआ कि कर वसूली में पारदर्शिता और न्याय जो है सुनिश्चित किया गया। इसके अतिरिक्त शेरशाह ने करों की मात्रा को भी निर्धारित किया, जिससे किसानों पर जो है कर का बोझ उचित स्तर पर रखा जा सके। उसने 1% के रूप में करों को तय किया, जो कि किसानों की फसल की वास्तविक स्थिति के अनुसार होता था। इससे किसानों को आर्थिक रूप से स्थिति स्थिर रहने में मदद मिली। और शेरशाह ने जो है कर वसूली के लिए जो है एक संगठित प्रशासनिक ढांचे भी स्थापित किए। उसने जो है कट्टा नामक प्रणाली को लागू किया, जिसमें स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी जो है कर वसूलते थे। इससे कर वसूली की प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाया गया। और इसके अलावा शेरशाह ने अन्य प्रकार के करों जैसे व्यापार कर और भूमि कर में भी सुधार किया और उसने व्यापारों में जो है बाजारों में जो है आपके वस्तु की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई नीतियों लागू की, जिससे महंगाई पर नियंत्रण रखा जा सके। कुल मिलाकर के शेरशाह के शासन में कर वसूली में सुधार ने न केवल वित्तीय स्थिति को मजबूत किया बल्कि किसानों के हितों की जो है रक्षा भी की थी और उसकी नीतियों ने भारतीय प्रशासन की आधारशिला रखी, जो आगे चल करके मुगल साम्राज्य में भी प्रभावी रही। बात करते हैं प्रश्न संख्या 50 की। तो प्रश्न संख्या 50 है कि अकबर के समय में धार्मिक सहिष्णुता का क्या महत्व था। तो अकबर जो कि 1500 आपके 56 से लेकर के आपके 1605 तक का शासनकाल इनका रहा है। और जो है बात करें इसके शासनकाल की, तो शासनकाल के अंदर भारतीय इतिहास में धार्मिक सहिष्णुता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। अकबर ने जो है विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच सामंजस्य और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां अपनाई। और अकबर की बात करते हैं तो अकबर ने अपने प्रशासन में सभी धर्मों को समान महत्व देने की कोशिश की और उसने अपने दरबार में हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख धार्मिक धर्म के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोणों पर चर्चा करने के लिए इंसानियत के सिद्धांत को अपनाया। इसने धार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया और विभिन्न समुदायों के बीच आपसी समझ को बढ़ाया। और अकबर ने जो है धार्मिक करों में भी छूट दी और उसने जजिया कर जो हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था वो समाप्त किया, जिससे हिंदू जनता के बीच उसकी लोकप्रियता बढ़ी। इसके अलावा उसने हिंदू धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए भी सहायता प्रदान की। अकबर ने दीने इलाही नामक एक नई धार्मिक विचारधारा को भी विकसित किया, जिसमें विभिन्न धर्मों धार्मिक तत्वों का समावेश किया गया। इस विचारधारा का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देना था। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता ने उसके साम्राज्य में शांति, स्थिरता और सुनिश्चित है वो किया। उसने जो है साम्राज्य के विभिन्न हिस्से में धार्मिक संप्रदायों के बीच सहयोग और सद्भाव को बढ़ावा दिया, जिससे उसे जनता का समर्थन प्राप्त हुआ। कुल मिलाकर के अकबर के समय में धार्मिक सहिष्णुता ने न केवल राजनीतिक स्थिरता को बढ़ाया बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समृद्धि के लिए भी एक मजबूत आधार प्रदान किया। और उसकी नीतियों ने भारतीय समाज में एकता और विविधता को सख्त किया और जो है
जो आगे चल कर के मुगल साम्राज्य की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है बनी। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने जो है आपके लघुतरात्मक क्वेश्चन जितने भी थे उन सारों को कवर कर लिया है। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास को एंड तक देखा है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लास जो है शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।